प्रिंस अभी ऐड नहीं हुए ना? नो सर। हमार हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग या तो प्रद्युम्न सर से बोल दीजिए या फिर आप बोल दीजिए अमरजीत सर से, वो अप्रूव कर देंगे। मेरे में अभी तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है? क्योंकि यदि मैं अब बैक जाऊंगा तो क्लास लीव हो जाएगी। खैर, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस बताइए सर। भाई। ओके। यस ठीक है, सर। तो हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे जो मेजर फाइंडिंग्स हुई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उनके बारे में, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला है कि पशुपति की जो सीलिंग मिली है, जिसको हम लोग पशुपति की मुहर बोलते हैं, इसके बारे में। देखिए, जो पशुपति की मुहर है, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है इस पशुपति शिव को। कुछ लोग इसमें जो वर्णित जो जो डिपिक्शन किया गया है, जो इसमें आकृति मिलती है सीलिंग में, वो एक योगी की मिलती है। तो कुछ लोग इसको प्रोटो शिवा बोलते हैं, या फिर कह लें तो आद्य शिवा बोलते हैं, मतलब शिव का सबसे प्राचीन रूप मानते हैं। इसमें जो डिपिक्शन मिलता है, जो आकृति मिलती है हमको योगी की, उसको। तो इसीलिए इसको पशुपति की मुहर बोलते हैं। अच्छा, पशुपति नाम क्यों है मुहर का, या फिर क्या रीजन पड़ा पशुपति नाम का? तो जब आप इस सीलिंग के फोटो को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें जो योगी का चित्रण किया गया है, उसके किनारे किनारे कई सारे जो है क्या है, पशुओं की आकृति का इसमें दिए गए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बात करें तो कुल जो जानवर है, कुल इसमें कुल 6 जानवर, जानवरों की कुल संख्या 6 है। लेकिन कितने प्रकार के जानवर हैं? तो कुल 5 प्रकार के, अलग अलग 5 प्रकार के जानवर हैं। कुल इनकी संख्या यहाँ पर 6 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए उनके में जानवर। बाघ है, हाथी है, गैंडा है, भैंसा है, हिरण है। तो यह कुल 5 प्रकार के हैं। खैर, इतना नहीं जानना है आप लोगों को। इतना जान लीजिए कि जो यह पशुपति की मुहर है, यह मिली कहाँ से है। तो यह कहाँ से मिली, किसी को जानकारी है? मोहनजोदड़ो। जी हाँ, मोहनजोदड़ो से मिली है। और यह किसके बारे में बात करती है? यह बात करती है आद्य शिवा के बारे में। आद्य शिव का यह स्वरूप मानी जाती है। अच्छा, इसमें कितने प्रकार के जानवर हैं भैया? तो इसमें कुल 5 प्रकार के जानवर हैं। जिनकी संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? तो कुल इसमें 6 जानवर हैं। तो एक योगी के किनारे 6 प्रकार के जानवर मिल रहे हैं, इसीलिए उनको पशुपति की मुहर भी कहा जाता है। तो ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं, एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, एक राजा की मूर्ति मिली है कह लें, या फिर पुरोहित की मूर्ति कह लें, यह मिली हुई है। अच्छा, पुरोहित की मूर्ति या पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली है, बताइए, किसी को जानकारी है? पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई है, बताएं भाई। किसी को जानकारी है कि इंडस वैली नहीं सर। सिविलाइजेशन से जो पुरोहित की मूर्ति मिली हुई है, वह कहाँ से मिली है? नहीं पता? नहीं सर। कोई बात नहीं। ये मिली हुई है आपकी कहाँ से, बताइए? मोहनजोदाड़ो से। हम लोगों ने 3 चीजें जो अभी तक डिस्कस की हैं आपके साथ, वो तीनों की तीनों मोहनजोदाड़ो से मिली हैं। चाहे वो ग्रेट बाथ रहा हो, आपकी पशुपति की मुहर रहा हो, अब जो राजा पुरोहित की मूर्ति है, ये भी कहाँ से मिली है? ये भी मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा माना जाता है, जिस प्रकार की ये मूर्ति है, आप देखेंगे तो लगेगा कि यह एक उच्च वर्ग का राजा रहा होगा, जो कि
जिसके ऊपर आप जब इसका फोटो देखेंगे तो इसके कंधे पर एक साल की आकृति है, जैसे हम लोग साल पहनते हैं ना, तो एक फूल पत्ती का उसमें अलंकरण किया गया है। खैर इतनी आपको जानकारी मत लीजिए, बस इतना जान लीजिए कि यह जो मूर्ति है यह राजा की है और इसकी प्राप्ति जो की गई है मोहनजोदाड़ो से की गई है। ठीक है। अब दूसरी चीज ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? हम्म, बताइए भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े जो हैं पुरास्थल ये किन नदियों के किनारे मिले हैं हमको? सर सिंधु या राबी। ना ना ना, सिंधु कुछ हद तक सही है, पहले तक सिंधु नदी था, लेकिन वर्तमान में सिंधु नदी नहीं है। ठीक है। हमने आपको नाम बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का, वर्तमान में हम लोग इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के रूप में जानते हैं। तो जो ये सरस्वती नदी है वर्तमान में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल हैं इसी सरस्वती नदी के किनारे मिलते हैं। ठीक है। अब आते हैं भाई, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से हमें फारस की खाड़ी की मुद्राओं के प्रमाण मिलते हैं, या सीलिंग कह लें, मुहरें कह लें। फारस की खाड़ी की जो मुहरें हैं उनके प्रमाण हमको कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिलते हैं? बताइए। नहीं पता? लोथल। अब सिंपल सी बात है, एग्जाम थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो आप लोगों का उत्तर सही हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल पूरा स्थल है वहां से क्या होता था, व्यापार होता था। कैसे व्यापार होता था? क्योंकि लोथल में डॉकयार्ड मिला है, बंदरगाह मिला है। तो जहां से बंदरगाह मिला है वहीं से व्यापार होगा। व्यापार होगा तो दूसरे चीजों की, दूसरे देशों की जब चीजें आएंगी तो उसी पुरास्थल के आसपास हमको देखने को मिलेंगी। तो फारस की खाड़ी से जब व्यापार करते थे सिंधुवासी तो उसकी कुछ सीलिंग्स कह लें, मुहरे कह लें, हमको लोथल की खुदाई में हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है। ओके सर। ठीक है। अब एक एग्जाम में और प्रश्न पूछ सकता है कि नाव के चित्रांकन वाली मुहर कहां से प्राप्त की गई है? नाव नाव उस समय जब इतना बड़ा व्यापार होता रहा होगा तो सिंपल सी बात है, सिंधु घाटी सभ्यता में नाव चलते रहे होंगे, बोट। इस नाव से संबंधित जानकारी हमको दो जगह से मिलती है। पहला तो एक मिलती है मुहर के रूप में, सीलिंग के रूप में, और दूसरा मिलती है हमको एक मिट्टी के खिलौने के रूप में। तो प्रश्न मेरा ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर प्राप्त की गई है, यह मुहर जो नाव की है यह कहाँ से मिली है? तो यह मिली है आपके मोहनजोदाड़ो से। ठीक है। वहीं पर बात करेंगे कि नाव का बना हुआ मिट्टी का बना हुआ जो खिलौना है जो कि नाव की आकृति का है, यह कहाँ से मिला है? तो यह मिला है आपके लोथल से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यह लोथल से मिला है। किसी कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, कुछ भी? नो सर। नो सर। कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। अब आते हैं कि उस समय हमने पहले ही बताया था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसके कंटेम्परेरी या फिर उसके समांतर एक अन्य सभ्यता थी जिसका नाम था मेसोपोटामियन सभ्यता, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन।
अच्छा, इन दोनों में समानता क्या थी? क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों ने ही आकर सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। तो हम इस यहाँ पर दो चीजें आपको बताएंगे। पहला कि मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या समानता थी और इन दोनों के बीच में क्या असमानता थी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मेसोपोटामियन कल्चर है यह वर्तमान में आधुनिक विश्व में यह किस देश में स्थित थी? मिस्र। मिस्र। अच्छा, फारस की खाड़ी में उत्तर जो आधुनिक देश इराक है इसी को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा जाता था। फारस की खाड़ी के जो नॉर्दर्न साइड में जो आपका इराक देश है, ईरान नहीं, इराक 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 देश है, इसी को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा जाता था। और ये जो मेसोपोटामिया शब्द है ना, मेसोपोटामिया, यह एक यूनानी शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक मेसो और दूसरा पोटामिया। मेसो का मतलब होता है मध्य, पोटामिया का मतलब होता है नदी। मतलब कुल मिलाकर ये है कि दो नदियों के बीच का प्रदेश। मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का प्रदेश। अच्छा, ये नदियां कौन सी थी? ये नदियां थी आपकी दो नदियां, एक दजला थी, दूसरा थी फरात। हम लोग पहले क्लास में बताया था, दजला और फरात के बीच में ये मेसोपोटामियन कल्चर क्या हुआ था? ये आपका विकसित हुआ था। और इन्हीं नदियों के किनारे किनारे अन्य जो सिविलाइजेशन थे, जिसमें सुमेरियन कल्चर कह लें, बेबीलोनियन कल्चर कह लें या फिर असीरियन कल्चर कह लें, यह भी विकसित हुई थी। तो आपको नदियों के नाम भी ध्यान रखने हैं। पूछ सकता है कि आपकी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया सभ्यता है, यह किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, किस देश में इसकी स्थिति बताई जाती है? तो आधुनिक इराक, जो कि फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित है। ये तो हो गया मेसोपोटामियन कल्चर के बारे में, सभ्यता के बारे में। अब आते हैं कि जी बताइए। तो एक बार फिर से मेसोपोटामिया का अर्थ बता दीजिए। मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका शब्द है मेसो, मेसो का मतलब होता है मध्य में, और पोटामिया का मतलब होता है आपका नदी। पोटामिया का मतलब होता है नदी। तो दो नदियों के बीच का जो प्रदेश है वह क्या कहलाता है? मेसोपोटामिया कहलाता है। उसी को कहा गया है। मेसो का मतलब मध्य में, पोटामिया का मतलब नदी। तो इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ क्या हुआ? दो नदियों के बीच का प्रदेश। अब समानताएं क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन और आपके इस मेसोपोटामिया सभ्यता में? आइए इसको जान लेते हैं। अच्छा, किसी कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो बताए भाई, नहीं तो आगे बढ़ें। आगे बढ़िए सर। अच्छा, कई महानुभाव तो ऐसे होंगे जो आज क्रिकेट को देख रहे होंगे ना, ध्यान उनका क्लास पे नहीं होगा, इसीलिए आज आवाज उतनी नहीं आ रही है अभी फिलहाल, क्योंकि वो स्कोर वगैरह देखने पे बिजी होंगे ना। नहीं सर। अब आप लोग तो क्रिकेट वगैरह कम देखते होंगे। सर देखते हैं। देखते हैं, चलिए अच्छी बात है। तब हम लोग आते हैं, बात करते हैं समानताओं के बारे में। तो सबसे पहले समानता तो यही है भैया कि आपकी चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, यह दोनों की दोनों नगरीय सभ्यताएं थी। नगरीय सभ्यताएं थी, अर्थात इसमें नगरों का बोलबाला था। इसमें हमको विकसित नगरों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। चाहे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई करके देखेंगे तो एक विकसित आपको नगर देखने को मिलेगा, चाहे आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में चले जाइए, वहां पे भी आपको एक विकसित नगरों के प्रमाण देखने को मिलेंगे। दूसरा अच्छा समानता क्या है? दूसरा समानता ये है कि दोनों के निवासी, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन चाहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, दोनों कांसे और तांबे के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों का प्रयोग करते थे। मतलब आपके ब्रॉन्ज का प्रयोग करते थे, ये कॉपर का प्रयोग करते थे, और लिथिक अर्थात जिसको हम लोग लघु पाषाण उपकरण कहते हैं, इन तीनों का उपयोग वो अपने सभ्यता में समान रूप से करते थे। चाहे वो इंडस वैली हो चाहे फिर आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, दोनों में ये समानता पाई जाती है। तीसरा क्या था भाई? तीसरा ये था
कि इन दोनों सिविलाइजेशनों के लोग इनके भवन के में कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों के उपयोग हमको दिखाई देते हैं। हमने अभी बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 3 प्रकार की ईंटें मिलती हैं। एक मिलता है कि ईंटों को मतलब पत्थरों को काट के ईंट के रूप में उनका निर्माण किया गया है, वैसे उनको ईंट का लगाया गया है। दूसरा कि मिट्टी को सुखाकर फिर उसको पकाकर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया। और तीसरा कि मिट्टी का ईंट बना के धूप में सुखा के प्रयोग लाया गया, उसको पकाया नहीं गया है। वैसा ही समानता वहां पे हमको मेसोपोटामिया में भी देखने को मिलता है। तो जो ईंटों का प्रयोग है भवनों में, इन ईंटों का प्रयोग भी समान रूप से दोनों में हमको दिखाई देता है। आते हैं चौथा, दोनों सभ्यताओं के लोगों सर, को। जी बताइए। जी सर ये जो 3 तरह का ईंट आप बताए हैं, इसको प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको रिपीट कर दे रहे हैं। यदि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मुख्यतः आपको 3 प्रकार की ईंटें दिखेंगी। अभी तो ईंटों को कितने प्रकार से जोड़ा गया है ये भी यदि आप लोग कभी आर्कियोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। खैर यहाँ पे ये समझिए, एक ईंट का प्रकार वो जिसमें कि मान लीजिए कि आप मिट्टी का कुछ चीज बनाए, धूप में सुखा दिए, उसको पकाए नहीं, बस सुखा के उसको उपयोग में ला दिए, तो वो कच्ची ईंट हो गई। दूसरा, आपने ईंट बनाई मिट्टी की, उसको धूप में सुखाया, फिर उसके बाद आग में उसको पका दिया, पक्की ईंट हो गई। तीसरा कि पत्थर को हम लोगों ने ईंट के आकार में काट के फिर उसका उपयोग भवन निर्माण में किया है, पत्थरों के द्वारा कहले सीधे तौर पे उसका उपयोग किया है। तो कुल यह 3 प्रकार से उन्होंने अपने भवन निर्माण किए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और यही प्रक्रिया हमको मेसोपोटामियन कल्चर में भी देखने को मिलती है। अब क्लियर है? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। अब ये है कि दोनों सभ्यताओं में हमको लिपियों का प्रयोग दिखाई देता है। मतलब चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो चाहे आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, दोनों जगह के जो सभ्यता के लोग थे उनको लिखना पढ़ना आता था। तभी तो हमको लिखे हुए अक्षरों के प्रमाण, लिपियों के प्रमाण हमको दोनों जगह से देखने को मिलते हैं। भले ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि नहीं पढ़ी गई और मेसोपोटामिया की लिपि पढ़ ली गई, इससे मतलब नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दोनों जगह के लोग लिखना पढ़ना जानते थे। अर्थात लिपियों के प्रमाण हमको दोनों जगह से मिलते हैं, जो कि एक समानता है, लिपियों के प्रमाण। अब आते हैं 5वीं समानता की तरफ। 5वीं समानता ये है कि यहाँ के लोग दोनों आपके शहरों के लोग जो थे वो क्या करते थे कि चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे। आप लोग वर्तमान में चाक देखते हो जिसमें मिट्टी बनता है। अच्छा, कितने लोगों को चाक पर कोई सामान बनाना आता है? किसी ने ट्राई किया है कभी? यस सर, मैं करी हूँ। ठीक है। और किसी ने? बनाना आसान होता है? नहीं सर, आसान नहीं होता है, बहुत टफ होता है। तो उस समय आज से 2500 साल पहले वो विभिन्न प्रकार के हर एक जरूरत के हिसाब से उनकी अलग अलग वस्तुएं थी, बर्तन थे। पानी पीने के लिए अलग था, खाना खाने के लिए अलग था, हर चीजों के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार की चीजों को क्या किया था, अपना बर्तन बनाया था चाक के माध्यम से। और ये दोनों जगह समान थी, दोनों सभ्यताओं में चाक के माध्यम से वो अपने बर्तनों का निर्माण करते थे, चाक निर्मित बर्तनों से। ठीक है, ये तो हो गई समानता। समानता में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताया, नहीं तो हम आगे बढ़े असमानता की तरफ। बताइए भाई। नो कुछ सर, नो पूछना है? कंफ्यूजन। नो सर। आगे बढ़े। नो सर। यस सर। यस। आप लोगों की क्लास संडे को ऑफ होती है कि चलती है? अभी तो ऑफ थी सर। हाँ सर, ये पिछले वाले में ऑफ थी, वरना उसके पहले चली थी। चलिए ठीक है, ठीक, क्योंकि मुझे भी उसी हिसाब से अपना शेड्यूल रखना पड़ेगा ना। चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग असमानताओं की तरफ कि उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहली जो असमानता है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हमको देखने को मिलते हैं उनमें मुख्य रूप से जो ईंटों का प्रयोग किया गया है वो पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। पकी हुई ईंटें हमको दिखाई देती हैं कहां पर? ये दिखाई देती हैं इंडस वैली
सिविलाइजेशन में। लेकिन वहीं पर यदि आप सुमेरियन सभ्यता में देखोगे, मेसोपोटामियन सभ्यता में देखोगे, तो वहां पे अधिकांशतः जो हमको ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है वो कच्ची ईंटों का प्रयोग हमको दिखाई देता है। और ये कहाँ पे होता है? ये सुमेरियन कल्चर में है, सुमेरियन सिविलाइजेशन में है। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये हो गया डिफरेंस का। दूसरा क्या है भाई? दूसरा ये है कि सुमेरियन कल्चर और जो सिंधु सुमेरियन से कंफ्यूज नहीं होंगे, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत ही कई सारे थे। आपका उसमें सुमेरियन था, बेबीलोनियन था और असीरियन था, तो तीनों में से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो सुमेरियन लिपि थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है हमको लिपि मिला, लेकिन असमानता ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बनावट तरीका ये अलग था और मेसोपोटामिया का बनावट और तरीका अलग था। तभी तो मेसोपोटामिया को हम पढ़ सके और इंडस वैली को नहीं पढ़ सके। यदि एक समान होता तो यदि हम मेसोपोटामिया को पढ़ लेते तो सिंपल सी बात है, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी आराम से पढ़ लिए होते। लेकिन दोनों के बनावट में, लिखावट में अंतर है, इसीलिए इनके अंदर ये भी एक समानता है लिपि की। लिपि की इनके अंदर क्या है? यह एक असमानता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये है कि जो सुमेरियन लिपि थी वह किलानुमा लिपि थी। क्या थी? किलानुमा, जिसको हम लोग क्यूनिफॉर्म लिपि बोलते हैं। क्यूनिफॉर्म आपको क्या बोलते हैं? लिपि। वहीं पर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यहाँ की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, मतलब चित्र के माध्यम से। इनमें अक्षरों का प्रयोग कम होता था, वो अपनी बातों को लिखने के लिए फिगर्स का इस्तेमाल करते थे, शो करने के लिए। कहीं फूल बना रहे हैं, कहीं मछली की आकृति बना रहे हैं, तो आप यदि उसमें देखेंगे अक्षरों को, तो आप उसमें देखेंगे कि यहाँ पर किसी अक्षर का प्रयोग कम है, बल्कि वहां पर किसी फिगर के माध्यम से डिपिक्शन किया गया उन्होंने अपने लिपियों का। वहीं पर बात करें आगे चौथे असमानता की, तो वो ये है कि हड़प्पन लिपि में 400। हाँ बोलिए। तो सुमेरियन की लिपि कैसी थी? सुमेरियन की लिपि आपकी कीलनुमा लिपि थी, जिसको हम लोग क्यूनिफॉर्म लिपि बोलते हैं। सर उसका एग्जाम मतलब? में अब इसका मतलब मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं पता है, इसका मतलब हम आपको बता सकते हैं कल की क्लास में। बस मुझे एक बार रिमाइंड करा दीजिएगा कि ये चीजें आपको जाननी है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि क्या अगले क्लास में बताना है। एक बार क्लास के जस्ट सुमेरियन लिपि कील कहा? कील नुमा लिपि का मतलब क्या है मैं एग्जैक्ट अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं कल आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, कल आपको मैं बता दूंगा। बस एक बार मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। ओके सर। एक बार ग्रुप में चाहे वैसे मैसेज डाल दीजिएगा, जिससे मैं आपको रिमाइंड हो जाए, तो मैं आपको की क्लास में बता दूंगा। मैंने पढ़ा जरूर था, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है ये चीजें एग्जैक्ट। आगे बढ़े। ओके सर। आगे बढ़ा Yes, sir. जाए। ओके। अगला ये है कि जो हड़प्पन हमको स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, लिपि देखने को मिलती है, इस हड़प्पन लिपि में हमको कुल 400 सिंबल दिखाई देते हैं। वहीं पर जो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट है, मेसोपोटामियन लिपि है, वहां पर हमको 900 चिन्ह दिखाई देते। यदि समानता होती दोनों एक ही होते, लेकिन एक में 400 मिल रहे हैं, एक में 900 हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ओके सर। बताइए भाई, किसी कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? यस सर, किसमें 400 मिल रहे थे, किसमें 900? एक मिनट। हड़प्पन स्क्रिप्ट में 400 सिंबल हैं, सुमेरियन स्क्रिप्ट में आपके 900 सिंबल हैं। और आपको ये भी जाननी चाहिए कि सुमेरिया जो कल सिविलाइजेशन है, सुमेरियन सभ्यता के लोग हैं, ये इन्होंने ही विश्व में सबसे पहली बार लिपि के आविष्कारक माने जाते हैं। इन्होंने ही विश्व में सबसे पहली बार लिपि का आविष्कार किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको लिपि का प्रयोग बाद में दिखाई देता है, जबकि सुमेरियन कल्चर में लिपि का प्रयोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले ही है। तो पूरे विश्व में सबसे पहले जो उन्होंने किया था वो हमको दिखाई देता है यहाँ पे। एक अंतिम जो असमानता है वो ये है कि सुमेरिया के जो लोग थे
उनके मंदिरों एवं पुरोहितों का वहां पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन आपको सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से भी अभी तक स्पष्ट रूप में मंदिर का प्रमाण आपको नहीं दिखाई देगा कि कोई स्पेसिफिक ये स्थान कह दें कि यहाँ से मंदिर मिला है या फिर कोई वहां पे पूजा स्थल हमको मिला है। ऐसा कोई प्रमाण आपको सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलेगा। लेकिन सुमेरियन जो सभ्यता है वहां पे आपको मंदिरों के प्रमाण, आपको पुरोहितों के प्रमाण आपको स्पष्टता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, यस सर। इससे कोई कंफ्यूज? अब देखिए कुछ चीजें आपको जो कि ध्यान में रखनी है। अब इनकी बात कर लेते हैं कि मृत्यु के बाद ये दफनाते कैसे थे। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे लाइट चली गई तो व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा लिखना प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 प्रकार से अपने जो डेड बॉडी थी उसको क्रिमिसाइज करते थे, मतलब उनको उनका दाह संस्कार करते थे। 3 प्रकार से उनको दफनाते थे। पहला दाह संस्कार, मतलब शव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद उनके जो राख बचती थी उसको दफना लेते थे। दूसरा पूर्ण समाधिकरण, मतलब इसमें संपूर्ण शव को भूमि के अंदर दफना दिया जाता है, जिसमें कि मुस्लिम विधि मिलती है प्रविधि। तीसरा आंशिक समाधिकरण, इसमें क्या होता है भाई कि इसमें आगे कोई बॉडी मर जाती है, डेड बॉडी हो जाती है, तो उसको क्या कर देते थे कि खुले आसमान के नीचे छोड़ देते थे। आगे वहां पे पशु पक्षी जब खा लेते थे, फिर जो अवशेष बचता था उस अवशेष को भाग भूमि में दबा दिया जाता था। तो आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुल 3 प्रकार के, और तीनों वर्तमान समय में अलग अलग धर्मों में विधि है। जो आग में जलाकर प्रविधि की जाती है हिंदू धर्म का भाग है। जो मिट्टी में दफनाया जाता है ये मुस्लिम धर्म का भाग है। और जो वर्तमान में खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता है फिर उनके भागों को दफनाया जाता है, ये आपका वर्तमान में पारसी विधि में ये प्रथा मिलती है। पारसी विधि के लोगों को ऐसे ही दफनाया जाता है, ऐसे ही उनके साथ अंतिम संस्कार होता है। तो ये चीजें आप जान लीजिए एडिशनल जानकारी के रूप में। एक और चीज है, जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि कहां से हमको 3 युगल, मतलब युगल का मतलब कपल बोलते हैं, तो कुल 3 कपल्स के हमको समाधि या फिर समाधान के प्रमाण मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का वह कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां पर 3 कपल के समाधान का अंतिम संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो वह स्थल का नाम लिख लीजिएगा प्लीज आप लोग, लोथल से। वह जानकारी हमको लोथल से मिलता है। दूसरा कि वह कौन सा पूरा स्थल है जहां पर मालिक को उसके कुत्ते के साथ दफनाया गया है? तो वह दफनाया गया है रोपण में। तो यह भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर एक बार फिर से इसमें बता दीजिए। कौन सा पॉइंट, अंतिम वाला? सर अंतिम 2 जो पॉइंट आपने बताया। अच्छा, तो लोथल में 3 युगल समाधान के प्रमाण मिलते हैं। युग्म समाधान बोल लें, युग्म का मतलब 2 लोगों का एक साथ दफनाया गया है 3 जगह, तो वह मिला है कहां से? आपके लोथल में। और एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, लेकिन कालीबंगा से एक जगह 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। वहीं पर लोथल में 3 जगह 2 लोगों को दफनाया गया है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना। उसके अलावा मैंने बताया कि कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाया गया है रोपण में। रोपण पूरा स्थल का नाम है, ध्यान में रखेंगे। इसके आगे जो भी चीजें हैं हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। लाइट यहाँ पे जा चुकी है और गर्मी बहुत कम पड़ रही है, शीतलहर चल रही है, इसलिए हम आपको पढ़ा नहीं सकते। माफ कीजिएगा, क्षमा चाहूंगा, कल की क्लास में बढ़ा देंगे। शीतलहर चल रही है ना? ठीक है सर। हाँ सर, बहुत यस सर। हाँ, तो बच के रहिए। और खासकर मेरा रूम तो एकदम ऊपर वाले फ्लोर पे है, छत के एकदम करीब में, तो यहाँ पे काफी ज्यादा मेरा भी शीतलहर सर। चलता है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा बचे रहेंगे तभी हम पढ़ा पाएंगे। तो क्षमा चाहेंगे, आज के लिए बस इतना ही। खैर फिर भी यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। यदि आप लोगों को कुछ पूछना वगैरह हो तो पूछ लीजिए, बिल्कुल स्वागत है आप लोगों का। कुछ डिस्कशन करना है, कुछ पूछना है तो बताइए। एक और चीज ये
आवाज जा रही है? यस सर। यस सर सर। अब आ रही है। तो बताइए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लिपि प्रयोग में लाई जाती थी, जिसको हम लोगों ने अभी बताया कि वह भाव चित्रात्मक लिपि थी, वो किधर से किधर लिखी जाती है? दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं? जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं तो किधर से किधर लिखते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं ना, बाएं से शुरुआत करते हैं और दाएं की तरफ बढ़ते हैं। तो सर दाएं बाएं से से बाएं बाएं लिखा लिखते जाता। थे। हाँ, दाएं से बाएं। दाएं से वेरी बाएं गुड, दाएं से बाएं लिखा जाता था। बाएं। जैसे उर्दू लिखा जाता है वर्तमान में, उर्दू किधर से किधर लिखते हैं हम लोग? बाएं वही से दाएं से दाएं से बाएं। बाएं की तरफ लिखते हैं। बाएं। ठीक उसी प्रकार जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो भी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, यस इस सर जो चीज को मिट्टी ध्यान में की नाव रखिए। की जो आकृति थी कहाँ से मिली थी सर? लोथल, लोथल से। पहले मोहनजोदाड़ो से प्रयास। ठीक है, ठीक। बाकी जो चीजें हैं कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी किसी कुछ पूछना उछना है भाई तो बता दे। नो सर। कुछ नहीं पूछना है तो ठीक है, हम ही पूछ लेते हैं। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे फैला हुआ है, सबसे विस्तार वाला नगर कौन सा था? सबसे बड़ा नगर? लोथल सर। लोथल? अरे राम राम, कहाँ पढ़ लिए प्रभु? गलत जवाब। और कोई बताए? दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे, फिर मैं क्लियर कर दे रहा हूं। यदि ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तब प्रश्न का उत्तर अलग होगा। यदि यहीं पर थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के पूछ दे कि भारत के सबसे बड़े नगर का नाम बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के, तब उत्तर अलग हो जाएगा। भारत वाला पूछेगा तो अलग हो जाएगा, वैसे बिना किसी का नाम लिए पूछेगा तब अलग हो जाएगा। अब बताइए, बताने वाले को 54 रुपया का टाफी इनाम। सर बताइए। मोहनजोदड़ो। सर कालीबंगा। चलिए, मेरी टाफी बच गई क्योंकि मैंने पूरा धोलावीरा जवाब सर। नहीं दिया। लगता है टाफी सर चली जाएगी। मोहनजोदड़ो। खैर, सही जवाब है, दोनों जवाब सही थे, काली। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं बताया कि किसका उत्तर था, इसलिए टॉफी कट। सुनिए, यदि पूछेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बड़े पुरा स्थल का नाम, या सबसे बड़े शहर का या फिर नगर का नाम, तो वो मोहनजोदाड़ो है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो पुरा स्थल था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, वो मोहनजोदाड़ो था, जो कि 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। वहीं पर यदि इंडिया में पूछेगा तो इंडिया में वो धौलावीरा है, जो कि 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, जान लीजिए, इंडिया में धौलावीरा और पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदाड़ो। और क्रम जान लीजिए। अच्छा, तो क्रम में क्या है? तो सबसे पहले मोहनजोदाड़ो है, जो कि 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मोहनजोदाड़ो के बाद आता है आपका हड़प्पा। हड़प्पा क्या है? ये 1.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 1.5 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद आता है आपका धौलावीरा, जो कि 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद आता है आपका कालीबंगा। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान में सर एक बार रखिएगा। वो क्वेश्चन एक बार और थोड़ा रिपीट कर दीजिए, जो पूरे भारत में था एक बार, और जो अच्छा ठीक है, धोलावीरा वाला। पूछेगा यदि कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, जब वहां पर किसी देश का नाम नहीं पूछेगा तब आप बोलेंगे मोहनजोदाड़ो, जो कि 2.5 वर्ग किलोमीटर में है। यदि पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन है, भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है, तब आप बोलेंगे धौलावीरा। ठीक है सर यस सर। जी। सर ये जो आप हड़प्पा और धौलावीरा ये सब का जो बताए हैं कि कितना वर्ग किलोमीटर है, ये एक बार और बता दीजिए। सबसे ऊपर आएगा मोहनजोदारो, 2.5 वर्ग किलोमीटर में। मोहनजोदारो के बाद आएगा आपका हड़प्पा, 1.5 वर्ग किलोमीटर में, अर्थात तो 1.5 किलो वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद आएगा आपका धौलावीरा, जो कि 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद आएगा आपका कालीबंगा, वो भी 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ठीक है तो सर सर, ये आगे धन्यवाद पीछे सर। क्यों है सर? मतलब क्या धौलावीरा और कालीबंगा? यस सर। धौलावीरा हम मोटे मोटे तौर पे जब बुक वाले जो लिखते हैं
या जो आपको पढ़ाया जाता है ये मोटे मोटे तौर पे होता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है कि 1.2210 ऐसे नहीं। तो यदि आप उसमें एक्यूरेसी निकालेंगे तो उसमें आपका धौलावीरा आगे होगा और कालीबंगा वो पीछे। अब तेरा बस खत्म हो गया। ठीक है। ओके सर। और किसी ने कल महेंद्रगढ़ का नाम लिया था, वो महेंद्रगढ़ नहीं है, वो मेहरगढ़ था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। भारत में कृषि की जो प्राचीनता हमको सबसे ज्यादा पहले दिखाई देती है वो वही मेहरगढ़ से हमको प्राप्त होती है। ठीक है सर जी। एक क्वेश्चन और भी है जी कि सर बोलिए। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियों के बारे में भी चर्चा की गई थी सर, जी उसके बारे हाँ, में की कुछ गई थी। बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खिड़कियां थी, उनके दरवाजों खिड़कियां और दरवाजे वो सड़कों की तरफ खुलते थे। यही दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि उनके दरवाजे किधर की तरफ खुलते थे। और दूसरा आपका आता है सैनिटाइजेशन सिस्टम या फिर सीवरेज सिस्टम कह लें, तो सड़क के किनारे किनारे प्रत्येक जो मकान था, जो भवन था, सर किसी का उसके माइक उससे निकलकर जो भी चीजें थी वो आपकी सीवर में जाती थी। और कुछ? सर नो यहाँ सर, थैंक स्वास्तिक यू। का भी ये मिला था क्या? जी हाँ, स्वास्तिक का प्रमाण मिला था। मोहनजोदाड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है, उस मुहर पर स्वास्तिक का अंकन मिला था, जिसे हम लोग सूर्य पूजा का प्रतीक मानते हैं। सर और कुछ पूछिए। हाँ बोलिए। सर कच्छ का रण कहाँ मिला था? ये गुजरात में है, ये स्थान है। तो सर ये किसी में मिला होगा ना? अरे भाई ये पूरा स्थल, ये ये तो स्थान है अभी भी है। गुजरात। ये जो आपका धौलावीरा है, ये कच्छ के रण में ही स्थित है, गुजरात में ही स्थित है। ये एक स्थान है, ये जैसे आप लोग बनारस में या फिर बीएचयू बनारस में है तो यह एक स्थान है, वैसे ही कच्छ का रण जो है यह गुजरात का एक स्थान है। तो धोलावीरा इसमें पड़ता है कि कच्छ में जी धोलावीरा हाँ, पड़ता है? धौलावीरा पूरा, देखिए हम लोग जो भी नाम पढ़ते हैं पूरा स्थल, वास्तव में ये वर्तमान के नाम है। हम हड़प्पा पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा वर्तमान में एक नाम है, मोहनजोदारो पढ़ रहे हैं तो वो एक नाम है। भले ही उसका नाम समय के साथ परिवर्तित हो गया है, लेकिन ये जगहों के नाम होते हैं। जो भी पुरास्थल के नाम पढ़े जाते हैं, जो बोले जाते हैं, लिखते पढ़ते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक जो पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, अपने मन से नाम रखते नहीं। जिस स्थान पे खुदाई होती है उस स्थान के नाम को ही उस पुरास्थल का नाम दिया जाता है। और कुछ किसी को कुछ पूछना है? बताइए भाई। नो सर। पूछ सकता है तो सेवा समाप्त करें कि और कुछ यस पूछना सर। है? जी जी यस सर, आप सर। सेवा सर। समाप्त कीजिए। भूख लगी होगी ना? हाँ सर। सर अभी खाना चिंता यस न नहीं सर, खाया। करिए, प्लीज। चिंता न करिए, किसी दिन क्लास चलेगी 2-3 घंटा, तो उस दिन बाकायदे भोजन सामने रख के बैठे रहिएगा, ठीक है? पहले ठीक है बता सर। दीजिएगा सर। सब पहले बता हम लोग देंगे, खा ठीक पी है के ठीक है बैठेंगे। ठीक है ठीक है, जरूर। क्योंकि जिस दिन वो क्लास होगी उसमें क्वेश्चन का रैपिड फायर उसमें वो होगा, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन आएगा भी, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे फिर रिलेटेड जो भी जानकारी होगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तभी थोड़ा एक आध दो चैप्टर क्लियर हो जाए, उसके बाद वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर चलते हैं, ओके मिलते हैं कल सर। की क्लास में। गर्मी का आनंद लीजिए, हर हर शीतलहर चल महादेव रहा है, थोड़ा सर। बचते रहिए। हर हर हाँ, गुड महादेव नाइट, सर, जय गुड हिंद। नाइट। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हर हर थैंक यू सर। महादेव।